के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कि मलखम्ब के अलग अलग रूप, उनके अलग अलग तरीके। हमने नेत्र का मलखम्ब दिखाया था, हमने क्षितिज मलखम्ब के बारे में कुछ जानकारी ली थी, हमने बहुत सारे मलखम्ब के बारे में हम लोग ये जानकारी ली थी और आने वाले पूरे साल में भी हम लोग कुछ नए नए मलखम्ब के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। आज का ये हमारा सत्र है, वो हम सबके परिचित जो मलखम्ब है वो है टांगता मलखम्ब के ऊपर। टांगता मलखम्ब, जिसको हैंगिंग मलखम्ब कहा जाता है। ये हैंगिंग मलखम्ब ऐसा कहा जाता है कि बालमबड्डादा देवधर जी ने लगभग 220 साल पहले 1800 से 1805 के बीच में शायद मलखम्ब का जन्म हुआ। और जब भी वो उर्भट नाना अखाड़े का निर्माण उन्होंने किया ब्रह्मावर्त और वाराणसी में, उस वक्त जब ये पुरवेला मलखम्ब तो निर्मित हो चुका था, उसका खाली प्रचार प्रसार चालू था, उसी वक्त ये हैंगिंग मलखम्ब, टांगता मलखम्ब की निर्मित हुई ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जो दामोदर भट्ट मोघे हैं, जिन्होंने अच्युतानंद जी हम लोग जिनको कहते हैं, जिन्होंने नेत्र का मलखम्ब, वेद का मलखम्ब जो पहले ढूंढा, और उन्होंने ही ये हैंगिंग मलखम्ब, टांगता मलखम्ब जो है, उनका ढूंढने का पूरा श्रेय मेरे हिसाब से तो उनको, दामोदर भट्ट मोघे को जाता है। हालांकि इसका जो पहला निर्माण हुआ और पहला इस्तेमाल हुआ वो हुआ कोणभट नाना अखाड़े, उधर ही पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में कोणभट नाना अखाड़ा जो वाराणसी स्थित है, उसमें ही टांगता मलखम्ब, वेद का मलखम्ब, ये दोनों का निर्माण हुआ और ये दोनों का विकास उधर से ही होना शुरू हुआ। हमने जानकारी ली थी अपने मलखम्ब के अलग अलग विषयों को लेकर। हम लोग जो जानकारी लेते हैं उसमें हमने जानकारी ली थी एक गिड्डा मलखम्ब के बारे में। छोटा सा मलखम्ब जिसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट के भी आजू बाजू है, 5 फीट से भी कम है, जो कुश्ती के पूरक व्यायाम प्रकार के लिए काफ़ी माना जाता है। उसी गिड्डा मलखम्ब को हैंग करते हुए ये हैंगिंग मलखम्ब और टांगता मलखम्ब बनाया गया था। तो टांगता मलखम्ब जो है, उसकी पूरी जो ऊंचाई थी या लंबाई थी वो लगभग 5 फीट के आसपास, 5 फीट से भी कम थी, 4 साढ़े 4 फीट, यानी लगभग 50 इंच 55 इंच के आजू बाजू उसकी ऊंचाई रहती थी। आज कॉम्पिटिटिव मलखम्ब में थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ा दी गई है, पर कुश्ती के पूरक व्यायाम में या टांगता मलखम्ब की जब भी शुरुआत हुई थी उस वक्त 4.5 फीट की ऊंचाई रही थी। तो जो गिड्डा मलखम्ब है, जो ज़मीन के ऊपर जितना भाग है, वही हैंगिंग मलखम्ब के लिए इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त मलखम्ब हैंग जो होता था, मलखम्ब लटकाया जाता था। अभी वेद का मलखम्ब के वक्त हमने देखा है कि उसको 2-3 नॉट्स बांधते हैं अलग अलग, उसके वो वेद जो है उसको मोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। टांगता मलखम्ब में भी कॉमन रूप से, सर्वसाधारण रूप से 2 तरीके होते हैं मलखम्ब को हैंग करने के लिए। पहला तरीका ऐसा है कि मलखम्ब का जो बोंड है या उसकी जो गर्दन है, मान जिसको बोलते हैं, उस गर्दन में एक होल गिरा के मलखम्ब को हैंग किया जाता था रस्सी के सहारे। और आज हम लोग देखते हैं कि वो मलखम्ब के ऊपर के हिस्से से एक लोखंड की सलाई या लोखंड का जाड़ा कील डाली जाती है और उसके ऊपर मलखम्ब हैंग किया जाता है। लेकिन शुरुआत जो मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब की हुई थी कोणभट नाना अखाड़े में, मैंने जो मलखम्ब देखा था हैंगिंग मलखम्ब, जो लगभग 150-200 साल पुराना था, वो मलखम्ब लकड़े में उसको ना ही कुछ होल गिराया था, ना ही कुछ उसके अंदर छेद किया था, और उसको रस्सी लपटाई गई थी, जो हम लोग बोंड बोलते हैं। बोंड के नीचे रस्सी, 2 रस्सी लेके उसको बांध देके फिर वो दोनों बाजू हैंग किया जाता था। उसको कुछ भी कील, ड्रिल ऐसा कुछ किया नहीं जाता था और सिंपली
एक सादे तरीके से रस्सी के सहारे उसको लटकाया जाता था। वो मलखम मैंने देखा है और वैसा ही मलखम बना के हमने शुरुआत में उसके ऊपर कुछ कसरतें की है, कुछ प्रकार किए हैं। हम लोग उस प्रकार के बारे में जानेंगे और ये तीनों प्रकार से अगर मलखम हैंग किया तो क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या अपने लिए आगे हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी आज लेंगे। हमने जो कोडभट नाना अखाड़े में स्थित जो पहला हैंगिंग मलखम का निर्माण किया था, वो हमने जो देखा कि वहाँ पे दोनों बाजू रस्सी जाके वो मलखम को हैंग किया जाता था। तो उस मलखम में और आज के मलखम में काफ़ी सारा अंतर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज का हैंगिंग मलखम हम सबको पता है, हम लोग उसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर पाते हैं, अपने को ये अंदाजा है। लेकिन उस वक्त की मैं खास करके बात बताता हूँ कि दोनों बाजू अगर रस्सी है तो मलखम को एक ही दिशा में ज़्यादा स्विंग मिलता था, वो ज़्यादा घूमता भी था अपने एक्सिस के ऊपर, लेकिन वो घूमने के साथ में उसको स्विंग ज़्यादा मिलता था, तो काफ़ी कठिनाई होती थी। आजकल का हैंगिंग मलखम उसको स्विंग ज़्यादा नहीं है। आजकल का हैंगिंग मलखम है वो अपने सेंटर से ज़्यादा मूवमेंट है, पूरा का मलखम का स्विंग जो है वो आजकल के मलखम में नहीं है, जो पहले के मलखम में स्विंग ज़्यादा होता था। तो स्विंग में ऐसा होता था ना कि आप 10 रंग में जा रहे हैं तो कहाँ पे आपको उठना है, कैसे आपको फिरकी करने में एक पर्टिकुलर एंगल पे ही आपको फिरकी करनी है। नहीं तो अगर स्विंग थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो आप ये प्रकार नहीं कर पाते हैं आसानी से। एक अलग मज़ा थी, एक झोंके के साथ मलखम करने की अलग ही मज़ा थी। साथ में मुझे याद है मैंने भी वो मलखम यहाँ पे वैसी ही रस्सी लगा के किया था। उस वक्त हम लोग काफ़ी अलग प्रकार, जो आजकल के मलखम में पॉसिबल नहीं है वो प्रकार करने के, वो हम लोग करते थे। जैसे कि आपको अचरज होगा पाठीचा ताजवा, क्योंकि वहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली रस्सी है दोनों बाजू से निकली हुई। तो उस रस्सी के सहारे रस्सी को पकड़ के भी हम लोग दोनों पैर डालते थे अंदर और सो जाते थे। हम लोग पाठी का ताजवा आसानी से कर पाते थे। हालांकि उसका कुश्ती के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं है, लेकिन वो करने के लिए आसानी था, सीखने के लिए आसानी था। हैंगिंग मलखम की तरफ मोड़ लेने के लिए आसान होता था ये डोरी की सहायता से। मुझे याद है हम लोग जो शुरुआत में 1980-85 के बीच में जो स्पर्धाएं होती थी, उस स्पर्धा में भी ऐसे मलखम होते थे और रस्सी को पकड़ के भी हम लोग कुछ प्रकार एक्सरसाइज करते थे। बाद में एक नियम लाया गया कि रस्सी को छू के कुछ भी प्रकार करना नहीं है, नहीं तो डिडक्शन। ये मैं जानबूझ के क्यों बोल रहा हूँ, आजकल के बच्चों को शायद देखकर या सुनकर अचरज होगा, पर उसका एक अपना मज़ा था। ये मलखम मैंने आपको जिक्र किया था दामोदर भट्ट मोगे, जिन्होंने नेत्तर का मलखम या वेद का मलखम की शुरुआत की थी। उन्होंने ये मलखम को सोचा और उन्होंने ये मलखम डेवलप किया, ऐसा मेरा कहना है। और वो मलखम की जो उनकी जो सोच थी ना, वो बहुत अच्छी एक अलग रूप से सोच थी। ये हैंगिंग मलखम के प्रैक्टिकल एडवांटेज है, फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा ऐसा है कि जो पुरलेला मलखम है उसके लिए आप किधर भी जाओ आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसको गाड़ना पड़ेगा, फिर उसको ठोक के फिर वो मजबूत है कि नहीं, फिर आप प्रदर्शन कर पाते हैं। हैंगिंग मलखम, वेद का मलखम ऐसा है कि आप चलते चलते, अभी उस ज़माने की अगर बात करेंगे 200 साल पहले तो बहुत सारे पेड़ थे, लोग चलते ही ट्रैवल करते थे। आजकल के ट्रेन या प्लेन होते नहीं थे। तो आप कहीं पे भी जा रहे हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, तो आप कहीं पे भी कुछ क्षण में आप उस मलखम को लटका के कहीं पे भी आप प्रदर्शन कर पाते थे। इसके लिए काफ़ी आसान होता था मलखम का प्रचार करने के लिए। रोप मलखम के जो पूर्वज है रोप मलखम का, वेत्तर का मलखम तो वेत्तर का मलखम और हैंगिंग मलखम, ये दो चीज़ ऐसी है कि आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं एंड विद इन 5-10 मिनट्स आप उसको
कहीं पे भी लटका के प्रदर्शन कर सकते हैं या खुद का सराव कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि अपना जो पूरे भारतवर्ष की जो परंपराएं है उसमें 16 विद्या 64 कला इनका भी एक प्रादुर्भाव आता है। तो कोई भी कला है, कोई भी विद्या है, उसको आपको अभ्यास करना है तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको उसका सराव नियमित रूप से करना पड़ेगा। जो संगीत करते हैं वो भी साधना करते हैं, नियमित रूप से सराव करते हैं, नियमित रूप से रियाज करते हैं संगीत का। वैसा ही ये मलखाम का नियमित रूप से रियाज बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई मल्ल है, इधर कुश्ती के लिए जा रहा है, अगर कलकत्ता जाने का है, चेन्नई जाने का है, मुंबई जाने का है, गुजरात जाने का है, किधर भी आपको मूवमेंट करना है, उस वक्त की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी दिन लगते थे प्रवास में। और वही दिन में वो 20-25 दिन, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना अपना सराव जो है मलखाम का वो बंद होगा। और पोल मलखाम, पोलेला मलखाम हम लोग कितने जगह पे गाड़ के जाएंगे। हैंगिंग मलखाम ऐसा था ना कि आप आपके साथ लेके चलो, आप किधर भी उसको हैंग करो और खुद का सराव उसके ऊपर करो। तो दामोदर भट्ट जी ने जो उनकी जो सोच थी कि ये मलखाम का निर्माण करते हुए जो भी लोग, ये 4-4.5 फीट का मलखाम है, आसानी से आप आपके साथ लेके जा सकते हैं, आपके साथ उसको सो सकते हैं, उसको जगह भी ज़्यादा नहीं चाहिए, आप कहीं पे भी उसको लटका सकते हैं और अपना जो सराव है नियमित पूर्ण कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता हैंगिंग मलखाम की है। हैंगिंग मलखाम की एक दूसरी जो विशेषता है, वो विशेषता ऐसी है कि हम सबको पता है कि ये कुश्ती के पूरक व्यायाम होता था। अगर मलखाम खिलाड़ियों को आप पूछेंगे तो पोल मलखाम से लेके, पोल मलखाम अगर कोई खिलाड़ी कर रहा है उसमें 1.5 मिनट 2 मिनट का समय मलखाम के ऊपर बिताना ना काफ़ी आसान होता है। लेकिन हैंगिंग मलखाम में आपको 1.5-2 मिनट का समय बिताना काफ़ी मुश्किल है। तो हैंगिंग मलखाम आपकी ना ही सिर्फ स्ट्रेंथ अलग रूप से बढ़ाता है पर आपका स्टैमिना बहुत अच्छे से बढ़ाता है। शायद पोलेला मलखाम जो है ना, पोलेला मलखाम से 2 गुना ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा स्टैमिना आपका हैंगिंग मलखाम बढ़ा देता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैंगिंग मलखाम की विशेषता है। हैंगिंग मलखाम की बहुत तीसरी विशेषता है ना, वो भी एक अपनी खासियत है। एक तो पोलेला मलखाम और हैंगिंग मलखाम दोनों बहुत अच्छे एक्सरसाइज अपैरेटस ऐसे हैं कि आप व्यायाम उसके ऊपर जितना करेंगे उतना आपको वो रिलैक्स करते जाएंगे। क्योंकि हम लोग उसको तेल लगाते हैं, अपने आप मसाज हो जाता है, अपनी बॉडी, अपना बदन रिलैक्स हो जाता है और अपना डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। हैंगिंग मलखाम में ऐसा कहा जाता है, हालांकि मैंने वो कोई डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं हैं, लेकिन किसी ने तो रिसर्च किए थे, कहीं बर्लिन में अपनी टीम गई थी, जर्मनी में, और कहीं पे तो ऐसे रिसर्च हुए थे कि हैंगिंग मलखाम जो लटक रहा है, जो स्विंग हो रहा है, और उसके साथ हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो अपने ब्रेन के अंदर, अपने मेंदू के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर एक सेंटर होता है, न्यूक्लियो प्रोक्लियो सेंटर ऐसा कुछ उसका नाम है। और वो जो है अपना संतुलन जो है, ना ही सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक संतुलन बनाने में बहुत काम करता है। और वो सेंटर इस हैंगिंग मलखाम से एक्टिव रहता है, एक्टिवेट रहता है। तो अगर आप आपके ज़िंदगी के 5-6 साल तक भी हैंगिंग मलखाम करेंगे नियमित रूप से, तो आपका पूरा बैलेंस जो है बदन का, वो आपके अंत तक 70-80 साल तक भी आपका बैलेंस जाएगा नहीं, इम्बैलेंस होगा नहीं। ये काफ़ी बड़ी बात हैंगिंग मलखाम में है। इसके लिए मेरा और मलखाम कट्टा की तरफ से हम सभी का से एक निवेदन है, अनुरोध है कि जब भी हो सके हैंगिंग मलखाम की आप प्रैक्टिस करो, स्पर्धा के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। देखो ये सभी जो चीज़ें ना, योगासन है, सूर्य नमस्कार है, स्पर्धा के लिए तो ठीक है,
लेकिन हम अपने लिए बनाई गई है और अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए और स्थूल और सूक्ष्म तरल, हम लोग जो बोलते हैं ना, शारीरिक रूप, मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर, तीनों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। हैंगिंग मलखम्ब की जो सबसे चौथी विशेषता है, जो मैं आपको अभी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हैंगिंग मलखम्ब, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हैंगिंग मलखम्ब जब भी आप करना चालू करते हैं और हैंगिंग मलखम्ब के ऊपर आप ज़्यादा देर तक आप एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो अपने आप बढ़ जाता है। आपका मन का ऊपर का नियंत्रण, कंसंट्रेशन, कोई भी चीज़ आप ग्रहण आसानी से कर सकते हैं। हमने बात की थी स्टेमिना की, स्टेमिना तो बढ़ता ही है और कंसंट्रेशन जो है ना, वो हैंगिंग मलखम्ब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। आप चाहिए तो कोई खिलाड़ियों को पूछो, उनका एक्सपीरियंस पूछो, या खिलाड़ियों से भी और उनके कोचेस से भी अनुरोध है कि अगर कोई खिलाड़ी को कुछ सब्जेक्ट्स का ऐसा इशू हो रहा है कि मेरे ध्यान में नहीं है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप हैंगिंग मलखम्ब एज अ थेरेपी हम लोग बोलते हैं ना, वो भी आप यूज़ करो। आप 10-15 मिनट, आधा घंटा हैंगिंग मलखम्ब के ऊपर बिताओ। आप 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के 5-6 सेट, 10 सेट आप निकालो और फिर देखो आपका कंसंट्रेशन है ना, विद इन अ मंथ आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप बहुत आसानी से बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ कर पाएंगे। तो ये काफ़ी हैंगिंग मलखम्ब के फ़ायदे हमने यहाँ पे देखे हैं। आखिरी सत्र में हम लोग जाते हैं कि आजकल का जो हैंगिंग मलखम्ब है, आजकल का हैंगिंग मलखम्ब, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से एज में करना चाहिए, किस उम्र में हैंगिंग मलखम्ब की शुरुआत करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि क्या मैं डायरेक्टली हैंगिंग मलखम्ब शुरू कर सकता हूँ, शादी उड़ी में सिर्फ हैंगिंग मलखम्ब के ऊपर सीख सकता हूँ क्या? तो आप ज़रूर सीख सकते हैं, वो भी अलग एफर्ट है। लेकिन हैंगिंग मलखम्ब सीखने के लिए आपको प्रशिक्षक या सहायक की होना बहुत ज़रूरी है। पोल मलखम्ब ना आप खुद थोड़े से पकड़ के सीख सकते हैं, लेकिन हैंगिंग मलखम्ब एक चीज़ ऐसी है कि किसकी सहायता के बिना हैंगिंग मलखम्ब की शुरुआत कभी मत करो। कोई तो कोच, प्रशिक्षक चाहिए, चाहे आपको शादी उड़ी करनी है, चाहे आपको ऊपर चढ़ना है उसके ऊपर, कोई तो आपके सपोर्ट के लिए, सहायता के लिए हैंगिंग मलखम्ब के साथ आपके होना चाहिए। ये पहली बात है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि हैंगिंग मलखम्ब पे ऊपर से जब लोग डिस्माउंट करते हैं, उतरते हैं, तो मलखम्ब पीछे चला जाता है। हम लोग आगे ज़मीन पे अगर शायद पड़े हैं तो मलखम्ब आके लगने के चांसेस भी होता है। कोई आपके साथ हैंगिंग मलखम्ब के वक्त हो तो वो हैंगिंग मलखम्ब को कंट्रोल कर पाएगा और आपकी इंजरी होगी नहीं, आपको कंट्रोल कर पाएगा। इसके लिए हैंगिंग मलखम्ब किसी भी सहायक के बिना अकेले प्रैक्टिस मत करो, सराव मत करो, स्पर्धा में आपको अकेले ही करना है। दूसरा एक सवाल ऐसा आ जाता है इसी दरमियान कि कौन से एज में हम लोग हैंगिंग मलखम्ब की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मलखम्ब की शुरुआत अगर आपको करनी है तो 6 साल के बड़े उम्र, 6 से 7 साल के बीच के बच्चे, उनको मलखम्ब की शुरुआत आप कर सकते हैं। उसके पहले जो बच्चे 6 साल के पहले के बच्चे हैं, उनकी जो हड्डियां हैं वो हड्डियां थोड़ी सी नरम हो जाती है और उस वक्त अगर मलखम्ब आपने ज़्यादा किया तो उसको एक बेंड, जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है वो तो रहेगी, लेकिन नेचुरल पोजीशन नहीं रहेगी, शायद उसमें बेंड आ जाएगा आड़ी पकड़ के। लेकिन 7 साल के ऊपर अगर आप मलखम्ब चालू करेंगे तो आपको ये डिफेक्ट या डेफिसिट कुछ होगा नहीं, आप मलखम्ब आसानी से सीख सकते हैं। और ये पोल मलखम्ब, पोलेला मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब, निराधार मलखम्ब, रोप मलखम्ब, चाहे कोई भी मलखम्ब, आप 7 साल के उम्र के बाद, 6 साल की उम्र के बाद आप आसानी से 6 से 7 साल की उम्र में आप शुरुआत करो और उसके बाद कभी कोई भी एज तक आप करो। लेकिन हैंगिंग मलखम्ब के बारे में थोड़ा सा मैं चेतावनी दूंगा कि अगर आप शुरुआत करने वाले हैं और जो लोग 50 साल के उम्र से बड़े हैं, 50 इयर्स एंड अबव, तो उनके लिए मेरा एक अनुरोध ऐसा होगा, रिक्वेस्ट ऐसी होगी कि आप पहले पोल मलखम्ब सीखो। मलखम्ब कोई भी उम्र में सीखा जा सकता है, लेकिन पहले आप पोल मलखम्ब सीखो। पोल मलखम्ब में ग्रिप का ध्यान दो
और मेनली अपना हम लोग 20-30 साल से ना, बचपन में हम लोग थे तो कोलांटी वगैरह मारते थे, लेकिन 20-30 साल से हमने कोलांटी मारी नहीं है। तो जो खून का जो बहाव है पैर से सर के में और सर से पैर में, वो मलखम करते वक्त इतना फास्ट हो जाता है जिसकी आदत नहीं होती है अपने को। तो ये आदत पोल मलखम के ऊपर डालो, और एक बार आपको पोल मलखम की आदत हो गई, शादी उड़ी फिर की 10 रंग थोड़ी सी आप चालू करेंगे, फिर आप हैंगिंग मलखम की शुरुआत कर सकते हैं। ये स्पेशली 50 इयर्स के अबव लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। 50 साल के कम आपको उम्र है, 30 साल 40 साल, तो आप डेफिनेटली हैंगिंग मलखम्स की डायरेक्टली शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग इस मलखम कट्टा के माध्यम से मैं जानबूझ के आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि उस वक्त 150-200 साल पहले जो लोगों ने मेहनत की है, जो सोचा है, और वो सोच में ऐसा है कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं लोगों तक कैसे दे दूँ। और मलखम कट्टा का भी मेन हमारा उद्देश्य यही है कि जो मलखम के विषय में जिसके पास ज्ञान है वो इस मलखम कट्टा में आए, अपना एक सहभाग उसके अंदर दे। और रही बात आजकल के कॉम्पिटिटिव मलखम की, तो स्पर्धात्मक मलखम, कॉम्पिटिटिव मलखम ये बहुत बड़ी चीज़ है हैंगिंग मलखम के ऑपरेटर को लेके। क्योंकि हम लोग देखते हैं आज स्पर्धा में कि आरओवी नए नए एलिमेंट क्या खोजने हैं, क्या करने हैं, और आजकल के बच्चे काफ़ी अच्छा हैंगिंग मलखम कर पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मेहनत बहुत ले रहे हैं। लेकिन सबको मैं वही बोल रहा हूँ कि मेहनत तो आपको लेनी ही है, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ना, पोल मलखम के ऊपर और हैंगिंग मलखम के ऊपर भी हम लोग एक ही साइड पे काम करते हैं। बजरंग पकड़े अपनी एक ही साइड पे होगी, हाथा सा फरारा एक ही बाजू में होगा, बगली फरारा एक ही साइड होगा। ऐसा मत करो। कंपटीशन के लिए, सेट के लिए ठीक है, लेकिन आप अगर मलखम के ऊपर प्यार आपका है और आप दिल से चाहते हैं कि मलखम का बेनिफिट हमको ज़िंदगी भर मिले, तो हैंगिंग मलखम के ऊपर कोशिश करो कि दोनों बाजू आपके एलिमेंट आसानी से आए, आपको सराव करो आप। हमारा यह सत्र हम लोग एक ही बात कह के मैं यहाँ पे समाप्त करने की कोशिश समाप्त करता हूँ कि चाहे कोई भी मलखम हो, पोल मलखम, हैंगिंग मलखम, रोप मलखम, निराधार मलखम, क्षितिज मलखम, आप कुछ भी करो और मलखम की श्री गणेशा करो, शुरुआत करो। एक मलखम, आपका एक कदम ये पूरे मलखम विश्व की तरफ आपको आसानी से ले जाएगा। धन्यवाद।